केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अब तक के अपने सबसे तीखे और कड़े तेवर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहा है कि हम भगत सिंह की औलाद हैं, तुम्हारी तरह सावरकर की औलाद नहीं जो जेल से डर जाएं। पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने अरविंद केजरीवाल कह क्या रहे हैं, आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि आखिर किन मुद्दों पर ठनी हुई है और यह बात केजरीवाल ने कही क्यों। तो बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ये बात क्यों कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि, और यह बात वो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि सीबीआई जल्द दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में अनियमितता को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और बकौल अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, दरअसल ये मामला क्या है पूरा आबकारी नीति जिसके चलते मनीष सिसोदिया पर गाज गिर सकती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर से निमंत्रण आया है वर्ल्ड सिटीज समिट पर भाषण देने के लिए, मगर मोदी सरकार ने जाने से उन्हें रोक दिया है। उपराज्यपाल का कहना है कि इसमें मेयर्स को जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को नहीं जाना चाहिए। मगर आबकारी नीति को लेकर क्या विवाद है, मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ें और सुनें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-2022 में नियमों के उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में शुरुआती तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, व्यापारिक लेन देन की नियमावली 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को नए सिरे से घेरने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है इस सीबीआई जांच के आदेश के अंतर्गत। यही नहीं दोस्तों, उनके सिंगापुर जाने पर भी रोक लगा दी गई है और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे सिंगापुर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2019 में ऐसे अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क का निमंत्रण आया था, मगर वहां पर भी उन्हें जाने नहीं दिया गया। दोस्तों एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल को एक जमाने में 67 सीटें मिली थी 70 में से, अब उनका आंकड़ा 60 से ज्यादा है। लिहाजा ऐसे में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान करना और जैसे वो हिंदी में एक शब्द है ना, एक टुच्चेपने का परिचय देना, ये शोभा नहीं देता एक ऐसी सरकार को जिसके पास लोकसभा के अंदर 300 से ज्यादा सांसद हैं। अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है और जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है, साम दाम दंड भेद से आप वहां सरकार बना लेते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दरअसल ये सिंगापुर का मामला क्या है और इस पर अरविंद केजरीवाल कह क्या रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के आवेदन को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खारिज कर दिया है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं सिंगापुर जरूर जाऊंगा। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार इसकी मंजूरी देने में बाधा पहुंचा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह कहते हुए सीएम केजरीवाल को सिंगापुर दौरे में जाने के आवेदन को खारिज कर दिया कि जहां उनको जाना है वहां मेयरों का प्रोग्राम है, वहां मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के संघीय ढांचे को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतना ज्यादा नहीं पहुंचाया। उसकी तुलना सिर्फ इंदिरा गांधी के जो है आपातकाल में किरदार से की जा सकती है। सीधी सी बात यहां पर दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में ईडी के सारे सरकारी गिरा दिया, ममता बनर्जी को लगातार परेशान करते रहना, राजस्थान सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते रहना, दिल्ली के लिए मुश्किलें पैदा करते रहना, और ये कब तक चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि
चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें टारगेट कर रही है। और इसके लिए वो 3 कारण गिनाते हैं। कौन से वो 3 कारण हैं? एक बात तय है दोस्तों कि अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए दिन मोदी सरकार से मोर्चा लेते रहते हैं, पंगे लेते रहते हैं, सही मायनों में विपक्ष के नेता की भूमिका वो निभा रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी एक और शख्सियत हैं जो ये किरदार निभा रही हैं। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी लगातार हमला बोलते रहे हैं और मैंने अक्सर देखा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के हाव भाव में भी परिवर्तन आया है। वो सड़क पर उतर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं। मगर आपने एक बात गौर की होगी कि कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता हैं यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के चक्कर में फंसा देना चाहती है मोदी सरकार। और इसी तरह से आपने देखा कि विपक्ष के एक एक नेता को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है। ईडी के जरिए महाराष्ट्र में सरकार बनाना, महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेना, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर देना। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि विपक्ष को जांच एजेंसीज के सहारे निशाना उन पर साधा जा रहा है। इसलिए 2 दिन पहले तमाम विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों थे, दोनों एक मंच पर आए और दोनों ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि केंद्र सरकार जांच एजेंसीज के जरिए विपक्ष के हाथ पांव काट देना चाहती है। क्योंकि देखिए, जब तक मोदी सरकार ये हरकतें करती रहेगी तब तक लोकतंत्र के मायने नहीं रहेंगे दोस्तों। लोकतंत्र के अंदर एक एक्टिव ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, एक सक्रिय विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और अगर वाकई आपकी नीति है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कृपया कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। चाहे मुकुल रॉय हों, शुवेंदु अधिकारी हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी 40 विधायक हैं, उनमें से कई जिन पर ईडी के केसेस थे, उन केसेस का क्या हुआ? ऐसा क्यों हो जाता है कि जो भी आपकी पार्टी में शामिल हो जाए उनके तमाम केसेस जो हैं गायब हो जाते हैं? मुकुल रॉय गए, केसेस गायब करवाए, अब वो वापस ममता बनर्जी के पास आ गए। मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।